नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस बी 2021 पेपर कॉमर्स पीजीटी एग्जाम का मेल पार्ट 3। इसमें फिर 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जिनके आंसर्स रॉन्ग हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से जो ट्रू स्टेटमेंट है उसकी पहचान करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो ऑप्शंस हैं ये सारे ही ट्रू हैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स रिलेटिवली हाई होता है रेजिडेंट पे, जो सामान्य निवासी होते हैं उन पे टैक्स का जो वेट होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी हर तरह की इनकम पे टैक्स लगता है नॉन रेजिडेंट की तुलना में। तो ये सही है, इन पे ज़्यादा वेट रहता है। ऐसे ही टैक्स इंसिडेंट इज लोएस्ट इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। जो अनिवासी होते हैं, नॉन रेजिडेंट होते हैं, उनके केस में टैक्स का इंसिडेंस सबसे कम रहता है। कारण ये क्योंकि उनकी केवल उतनी ही इनकम पे टैक्स लग सकता है जितनी इनकम वो भारत से कमा करके ले जा रहे हैं, नॉन रेजिडेंट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, और इसमें सही ही पूछा था ट्रू स्टेटमेंट। इसके बाद ग्रेच्युटी और पेंशन इज पार्सली एग्जम्प्टेड इनकम, ये भी सही स्टेटमेंट है। ग्रेच्युटी पेंशन ये पार्सली एग्जम्प्टेड इनकम होती है। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सारी जो ग्रेच्युटी है वो टैक्स फ्री होती है, लेकिन पेंशन के मामले में टैक्स लगता है। और प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में एक लिमिट होती है ग्रेच्युटी की कि वहां तक आपके टैक्स फ्री है, लेकिन उसके बाद टैक्स लग जाएगा, तो ये पार्सली एग्जम्प्टेड में आती है। तो ये भी स्टेटमेंट इसका सही है। और रही बात एग्रीकल्चर इनकम इज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो इसको भी सही ही माना जाता है। हालांकि थोड़ा सा अगर ये अनट्रू होता तब इस पर थोड़ा सोचा जा सकता था, क्योंकि जो एग्रीकल्चर इनकम का केस है वो एक स्पेशल केस होता है कि ऐसे तो ये टैक्स फ्री होती है, लेकिन इसको अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर यह रहती है और किसी पर्सन की जो अदर सोर्सेज से इनकम होती है वो टैक्सेबल दायरे में आती है, तब इस इनकम को भी ऐड किया जाता है कैलकुलेशन के लिए। हालांकि बाद में इसको फिर से माफ कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन अभी के जो हिसाब से है ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें सारे ही ऑप्शन ट्रू हैं। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ें और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो इसमें गिवन जो आंसर है इसका सी और डी दोनों करेक्ट हैं। इनको पढ़ लेते हैं क्यों करेक्ट हैं ये। पहला है, एक कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिपेंड होता है लिक्विडिटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। संस्था की जो लिक्विडिटी है या जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इस पे डिपेंड करता है। सही बात है, कैश फ्लो अच्छे होंगे तो संस्था की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है, कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड। एक फर्म जो प्रॉफिट अर्न करती है साल के दौरान उस पर बेस होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये भी सही बात है, प्रॉफिट अगर अर्न कर रही है संस्था तो परफॉर्मेंस अच्छी है। और तीसरा इसमें ये जो स्टेटमेंट है बी, कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट, ये भी सही स्टेटमेंट है कि एसेट में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, अगर बेटर एसेट में इन्वेस्ट हो गया है तो वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का भी एक कारण बन जाएगी कंपनी का। मतलब ऑपरेशंस अच्छे होंगे, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो फाइनेंस पे भी उसका थोड़ा बहुत असर रहेगा। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं जिसमें बीसीडी हो, तो ये अकेला ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेन एड। विदेशी सहायता, ये देशों के मामले में है। किसी देश को अन्य देशों से सहायता मिलती है तो उसकी जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। तो गिवन ऑप्शन में जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक है वो है, इट इज मेड एक्सेसिबल ऑन कंसेशनल टर्म्स। ये एक तो कंसेशनल टर्म्स पे मिलता है, इसका मतलब ये है कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है, और जो चुकाने का पीरियड है वो थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है, लंबा रहता है। तो इससे किसी देश को मदद हो जाती है दूसरे देशों के एड की वजह से, मदद की वजह से। तो ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड वाज ब्रीफली रीइंस्टेटेड फ्रॉम विच टू विच ईयर एज द गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। देखिए, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड क्या होता है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जब देशों की करेंसी का जो रेट है वो उनके द्वारा रिजर्व में रखे गए गोल्ड के बेस पे तय होता हो तो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। आज की डेट में गोल्ड स्टैंडर्ड है नहीं,
लेकिन ये शुरुआत में था और बीच में एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आया था ये 1925 से 31 में। हालांकि धीरे धीरे फिर से ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड था ये समाप्त हो गया, क्योंकि गोल्ड उतना था नहीं और जो इकोनॉमी के साइज थे वो बढ़ते जा रहे थे, लोगों को करेंसी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए ये सफल नहीं हुआ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी डज रिक्वायर द फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर should be shown in the separate column along with the figures of the current year। इसमें ये पूछा गया है कि कंपनी की बैलेंस शीट का कौन सा फॉर्मेट ऐसा है जिसमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो प्रीवियस ईयर की फिगर है उसके साथ साथ करंट ईयर की फिगर भी दिखाई जाए और वो बराबर में दिखाई जाएंगी, तो कंपेरेबल बनेगा हमारा जो बैलेंस शीट है वो तुलनीय बनेगी। तुलना कर सकते हैं कि ये करंट ईयर की है इंफॉर्मेशन और ये फिगर जो है प्रीवियस ईयर के हैं। तो इस तरीके से बनाना चाहिए लायबिलिटीज को भी और एसेट्स को भी। तो ये दोनों ही फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट होती है, चाहे हॉरिजॉन्टल है चाहे वर्टिकल है। हालांकि कंपनीज के केस में अब हॉरिजॉन्टल बंद हो गया है, कंपनीज के केस में उनको वर्टिकल फॉर्मेट ही बनाना होता है, लेकिन पार्टनरशिप, सोल ट्रेडर ये अभी भी हॉरिजॉन्टल भी बनाते हैं। तो इसका 3 जो ऑप्शन है वो सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है, फॉर कैलकुलेटिंग प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इन केस ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी द रेलिवेंट डेट इज। अब अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इनको कैलकुलेट करने प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, तो डेट क्या होगी उसकी? तो डेट होगी डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि जिस दिन से इस कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है उस दिन के बाद की इसकी जो इनकम होती है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होती है और उससे पहले की जो होगी वो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होगी। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट जो होते हैं वो कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ माने जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑन द एक्स एंड वाई एक्सेस ऑफ द ग्राफ ऑफ ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के केस में एक्स और वाई एक्सेस पे ग्राफ में क्या रहता है? तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो सारे ही रॉन्ग हैं, तो ये क्वेश्चन भी संभवतः डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ग्राफ पे जब बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इसमें एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल देखी जाती है कि उसका जीवन जैसे जैसे चलता है उसकी सेल कैसे होती है। तो उसकी जो सेल है वो इस तरीके से चलती है। अब इसमें उसके लाइफ के साथ ये जुड़ा रहता है, यानी कि एक्स एक्सिस पे तो चलता है टाइम, जैसे ये ईयर्स में टाइम चलता रहेगा तो ये एक्स एक्सिस पे चलता है टाइम, और उसकी जो सेल होती है वो रहती है वाई एक्सिस पे। तो टाइम एक्स एक्सिस पे रहता है, तो ये तो रॉन्ग हो ही गया। और ये था तो इसमें भी कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, इसमें सारे ही ऑप्शन इसके इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट है, विच इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इज पार्शली एग्जेम्प्टेड। इनमें से कौन सी इनकम ऐसी है जो पार्शली एग्जेम्प्टेड है? पार्शली एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है कि पूरी तरह से एग्जेम्प्ट भी नहीं है और पूरी तरह से टैक्स भी नहीं मिलता है। तो गिवन ऑप्शन में ये सही है, शेयर्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड फर्म। शेयर्स मतलब यहाँ पे कोई अनरजिस्टर्ड फर्म है और उससे उसके किसी हिस्सेदार को कोई लाभों का हिस्सा मिल रहा है, तो एक तो ये पार्शली एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में आता है। और दूसरा, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोगों का समूह है और उसमें से किसी व्यक्ति की कोई इनकम है आ रही है, तो वो भी पार्शली एग्जेम्प्टेड इनकम में आ जाता है। नेक्स्ट है, एक्स सेट्स अप अ न्यू बिजनेस on October 1st 1987 and does not close his books on March 31st 1988, what will be the period of previous year for the assessment year 8990। देखिए इन्होंने ये जो पीरियड पूछा है जान करके 8990 रखा है, क्योंकि इससे पहले जो रूल्स थे वो अलग थे और करंट में जो रूल्स हैं अलग हैं। तो इसका मतलब ये प्रीवियस रूल्स के मुताबिक इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। उस समय ऐसा होता था, प्रचलन था कि अगर कोई बिजनेसमैन चाहे तो वो अपना कैलेंडर ईयर को या अपना जो ईयर चाह रहा है उसमें वो अपने अकाउंट मेंटेन कर सकता था। अब एक्स ने जैसे अगर अपने अकाउंट मेंटेन किए 1 दिसंबर 1987 से और उसने 31 मार्च 1988 को अपने जो बुक्स थी वो क्लोज नहीं की, तो कोई बात नहीं है, 31 मार्च तक का उसका पीरियड देख लिया जाएगा जो कि हो गया है 6 मंथ। अब नेक्स्ट जो असेसमेंट ईयर होगा 1890 उसमें पूरे 12 महीने हो जाएंगे और अब वो 12 महीने का प्रॉफिट निकाल लेगा, यानी कि कुल मिलाकर के पहले ही उसने बंद नहीं किए, तो अब वो जब अकाउंट बंद करेगा, क्लोज करेगा, तो नेक्स्ट ईयर के लास्ट में करेगा और इस तरह ये 18 मंथ्स का यहाँ पे पीरियड हो जाएगा असेसमेंट ईयर 8990 के लिए। नेक्स्ट है, विच मीडिया इज वेरी इफेक्टिव फॉर एडवर्टीजमेंट बट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मीडियम।
अब जो टेलीविज़न है वो सबसे इफ़ेक्टिव तो है, क्योंकि बहुत सारे लोग टीवी देखते हैं आजकल, और ऑडियो विजुअल दोनों मिलता है, पिक्चर बना करके दिखा दी जाती है, तो अट्रैक्टिव भी होता है, इफेक्टिव भी होता है। लेकिन ये महंगा बहुत है, इसके जो रेट होते हैं काफ़ी हाई होते हैं। उसका कारण एक तो ये रहता है कि ये नेशनल लेवल पे जाती है न्यूज़ एक ही साथ में, और इसका जो कॉस्ट चार्ज का है वो स्ट्रक्चर वो भी महंगा है ही। नेक्स्ट है व्हेन मार्केटिंग प्रैक्टिसेस आर कंडेम्ड फॉर लेसनिंग राइवलरी, द एनालिसिस फॉल्स अंडर विच जनरल स्पेस ऑफ सोशल मार्केटिंग इश्यूज। अब सोशल मार्केटिंग इश्यूज के केस में ये अंडर विच जनरल स्पेस, ये कौन से स्पेस में आएगा, जब मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को कंडेम किया जाता है लेसनिंग राइवलरी को, कि जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं ये से जो राइवलरी है उसमें कमी आती है। तो इसको लेकर के जब चर्चा की जाती है तो वो कौन से सोशल मार्केटिंग इश्यूज में आता है, ये सारे ही सोशल मार्केटिंग इश्यूज हैं। तो इनमें से मार्केटिंग इम्पैक्ट ऑन अदर बिजनेस, अब नेचुरली जो राइवलरी है वो अदर बिजनेसेस के साथ ही होती है, तो इसलिए ये इशू इसमें आ जाएगा कि मार्केटिंग का इम्पैक्ट दूसरे बिजनेस पे क्या पड़ रहा है। नेक्स्ट, हु अपॉइंट नाबार्ड चेयरमैन। तो नाबार्ड जो है वो उच्च कोटि की संस्था है, टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है रूरल क्रेडिट से रिलेटेड, और इसके जो चेयरमैन अपॉइंट होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम करते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट यानी कि भारत सरकार की जो कैबिनेट है वो उसकी अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो इसको नियुक्त करती है। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा वाज पास्ड बाय लोकसभा ऑन। अब लोकसभा ने फेमा को कब पास किया, अब ये 1999 से काफी पहले से चल रहा था, लेकिन सरकार चली गई थी, दूसरी सरकार आई, और यशवंत सिन्हा जब मिनिस्टर थे फाइनेंस के, उस समय ये पास हो पाया था, और 2 दिसंबर 1999 को ये लोकसभा से पास हुआ था। उसके बाद इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, और फिर 1 जून 2000 से ये लागू हो गया। तो इसका ये सही जवाब है 2 दिसंबर 1999। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ ए टेलर मेड सॉफ्टवेयर। अब टेलर मेड सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, जो कंपनी अपनी अकाउंटिंग के लिए अपने लिए सॉफ्टवेयर अलग से बनवाते हैं उसको कहते हैं टेलर मेड, ऑर्डर दे करके। तो इसकी जो खास डिसएडवांटेज है वो यही है कि ये तो सीखने में मुश्किल होता है। कारण ये होता है क्योंकि ये खास कंपनी की अपनी नीड के रिक्वायरमेंट है, तो ये जनरल या जनरिक टाइप का तो है नहीं, तो जो एम्प्लॉइज हैं पहले से वो इसको जानते नहीं होंगे, जिन्होंने कोई भी सॉफ्टवेयर सीखा है, नेचुरली ये नहीं सीखा होगा क्योंकि ये तो अभी नया बना है। और हाई टेक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि स्पेसिफिकली इसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है मेजर। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन 1949, एसबीआई एक्ट 1959 में पास हुआ। इन कोर्स ऑफ टाइम 8 मेजर स्टेट एसोसिएटेड बैंक्स, अब 8 मुख्य स्टेट एसोसिएटेड बैंक्स थे जो अमेलगमेट हो गए थे इस मेन बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, समय के साथ धीरे धीरे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ दोज बैंक, तो बैंक ऑफ राजस्थान, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, हैदराबाद स्टेट बैंक, ये सब इसमें शामिल हो गए, लेकिन पंजाब बैंक जो था इसका विलय हुआ था सेंचुरियन बैंक के साथ, और उसका नाम हो गया था सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो स्टेटमेंट ट्रू है मार्केट ग्रीडिंग का मीनिंग है ये सिंपल, बाकियों में ये जो सही नहीं है, लेकिन मार्केट ग्रीडिंग का यहाँ पे मीनिंग सही है कि ये एनालिटिकल टेक्निक होती है जिसमें डिवाइड किया जाता है मार्केट को सेगमेंट में। दरअसल जो मार्केट सेगमेंटेशन होता है वो ग्रीडिंग करके ही होता है। ग्रीडिंग में हम मार्केट को ग्रिड कर देते हैं, अलग अलग हिस्सों में उनके ग्रिड बना देते हैं, तो यही मार्केटिंग ग्रिडिंग भी कहलाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ टुडे। अब आईएमएफ का आज की डेट में इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो गिवन ऑप्शन में जो उद्देश्य नहीं है वो है मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। देखिए आईएमएफ का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था जब आईएमएफ बनाया गया था, तो नेचुरली ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव था कि जो एक्सचेंज रेट है उसमें स्टेबिलिटी लाई जाए। लेकिन समय के साथ साथ अब मार्केट इकोनॉमी जब बढ़ रही है, ओपन इकोनॉमी बढ़ रही है, तो आज की डेट में अब क्या हो गया है कि जो एक्सचेंज जो रेट होते हैं, एक्सचेंज रेट, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट, वो स्टेबल नहीं उनको चाहा जाता है, मतलब ये अच्छा नहीं माना जाता मार्केट के लिए कि उनको स्टेबल करके रखा जाए, बल्कि वो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के आधार पर तय होते हैं। तो
जो आईएमएफ है आज की डेट में अब वो ये नहीं कहता, प्राइमरी रोल था उस टाइम पे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव शुरुआत में जब ये बना था 1945 में उस समय था, लेकिन आज की डेट में अब ये माहौल बदल गया है। अब आईएमएफ प्रोत्साहित करता है देशों को कि वो अपने इस पे लगाम ना लगाएं, एक्सचेंज रेट को स्टेबल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से बहुत से देश मैनिपुलेट करते हैं अपनी चीज़ों को और अपने बेनिफिट में उस चीज़ को करते हैं, प्रभावित करते हैं एक्सचेंज रेट को अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और अपने इंपोर्ट पर कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक अनैतिक तरीका, अनएथिकल तरीका माना जाता है गवर्नमेंट के क्षेत्र में। ऐसे देश जो ऐसा प्रैक्टिस करते हैं उनको अच्छा नहीं समझा जाता है। आज की डेट में तो आईएमएफ डिस्करेज करता है एक्सचेंज कंट्रोल करने वाले कंट्रीज को जो एक्सचेंज पे कंट्रोल करते हैं। तो ये प्राइमरी एम में जरूर लिखा मिल जाएगा आईएमएफ के में, लेकिन आज की डेट में अब ये रोल नहीं रह गया है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है आईएमएफ का, बाकी तीनों ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। देखिए पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होते हैं पार्टनर्स को, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट है, अब ये मैच करना है लिस्ट 1 के आइटम लिस्ट 2 के साथ। इसमें हमें कुछ आइटम्स दिए हैं और उनसे रिलेटेड टर्म्स दी है, तो कौन से से रिलेटेड कौन सा है इसकी पहचान करनी है। मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, अब मिसलिनियस एक्सपेंडिचर जो है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, अगर राइट ऑफ नहीं किया जाएगा, अगर इसको राइट ऑफ नहीं किया जाएगा तो ये बुक्स में दिखेगा मिसलिनियस एक्सपेंडिचर के नाम से। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज के केस में अनक्लेम डिविडेंड, अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करते और लोग उसको क्लेम ना करें तो कंपनी के लिए ये करंट लायबिलिटी रहेगा जब तक वो लोग क्लेम नहीं कर देंगे। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, शेयर फॉरफिट किए, उन पे कुछ पैसा कंपनी ने जब्त कर लिया, वो पैसा जब तक ये शेयर रीइश्यू नहीं हो जाएंगे तब तक ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही रहेगा और इसको दिखाया जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऐड करके। और वर्क इन प्रोग्रेस, अब जो इन्वेंट्री होती है वो 3 तरह की हो सकती है, रॉ मटेरियल, एक कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस जिस पे अभी कुछ काम हो चुका है कुछ बाकी, और फिनिश्ड गुड्स। तीनों ही तरह का सामान करंट एसेट में आता है, इन्वेंट्री या स्टॉक का पार्ट होता है और करंट एसेट में आता है। तो ये इसका सही मैच है, आप इसको मैच करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हु सेड रिक्रूटमेंट इज ए बिजनेस, तो ये सीधा सीधा एक डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन दी है डेल ओडर ने। नेक्स्ट है व्हाट इज एन इंडेक्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी का इंडेक्स इनमें से कौन सा, मापक, इंडेक्स का मतलब मापक कौन सा है। अब ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब एक संस्था कितना अच्छा ऑपरेशंस चला रही है इस बात का माप, तो इस बात का सही माप है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लीवरेज। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लीवरेज भी आज की डेट में कुछ राइटर्स इसको बोल देते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि फर्म की जो एसेट हैं, जितना फर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है उनसे रिटर्न, उनसे आमदनी क्या मिल रही है, तो ये होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बाकी फाइनेंशियल लीवरेज जो होता है ये बताता है कि फाइनेंशियल जो फाइनेंस की जो कॉस्ट होती है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट वाले फाइनेंस के जो सोर्स हैं उनका बाकी पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या परसेंटेज है, इस बात को बताता है फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज बताता है कि एक संस्था की जो कॉस्ट होती है, ऑपरेटिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनमें फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का क्या रेशियो है बाकी एक्सपेंसेस के साथ, ये बताता है ऑपरेटिंग लीवरेज। और कंबाइंड लीवरेज जो होता है वो इन दोनों का कंबाइन होता है। नेक्स्ट है, मतलब ये जो लीवरेज है इससे हमें कैपेसिटी तो पता चलती है एक संस्था की कैपेसिटी क्या है कि, लेकिन एफिशिएंसी जानने के लिए ये बेटर इसका मेजर है या इंडेक्स है। नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू हेल्प द इंटरव्यूअर इन अप्राइजिंग सर्टेन स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट लाइक इनिशिएटिव एंड इंटरपर्सनल स्किल। इनमें से ऐसा कौन सा इंटरव्यू का टाइप है जिसमें जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको इंटरव्यू देने वाले के बारे में ये पता चल जाता है कि उसकी स्किल कैसी हैं। इनिशिएटिव के मामले में मतलब वो पहल क्षमता करता है कि नहीं करता, और इंटरपर्सनल स्किल कैसी है, दूसरे लोगों के साथ उसकी जो स्किल्स है मिलने जुलने की, बातचीत करने की, वो कैसी हैं। तो ये जीडी ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू के माध्यम से पता चल जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से फॉल्स कौन सा है। तो जो स्टेटमेंट है टोटल कॉस्ट अप्रोच ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कंपनीज अपने सामान को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, अपने ग्राहक तक पहुंचाती हैं, उसको कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें जो टोटल कॉस्ट अप्रोच है उसके बारे में बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट इज कंसिडर्ड इन आइसोलेशन, हर एक एलिमेंट की कॉस्ट, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के
सबकी कॉस्ट को आइसोलेट करके अलग अलग समझा जाता है। आइसोलेट का मतलब ये होता है कि वो ये सोचते हैं उस समय कि भी ये कॉस्ट दूसरी कॉस्ट पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट अप्रोच है उसमें आइसोलेशन में नहीं देखा जाता, बल्कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबकी कॉस्ट को एज ए होल देखा जाता है, और इसीलिए इसको टोटल कॉस्ट अप्रोच बोलते भी हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो तीनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट है पेरोल सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ विच सॉफ्टवेयर। है पेरोल सॉफ्टवेयर संस्थाओं में जो पे, सैलरी, वेजेज वगैरह जो बनती है उससे रिलेटेड होता है, और ये सॉफ्टवेयर किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनसे संस्था अपनी एप्लीकेशंस को पूरा कर पाती हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द इनकम टैक्स एक्ट कम इनटू फोर्स। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था, लेकिन ये फोर्स में आया था, अस्तित्व में आया था, लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। नेक्स्ट है एनुअल रिपोर्ट इज गिवन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एनुअल रिपोर्ट का मतलब होता है एक संस्था की बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट ये एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन देता किसको है ये रिपोर्ट? तो नेचुरली अपने ओनर को देगा, और इसके ओनर होते हैं शेयर होल्डर, तो ये शेयर होल्डर्स को दी जाती है। नेक्स्ट है अब मेथड यूज्ड इन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज। तो इसका सही जवाब है कॉमन साइज एनालिसिस। देखिए यहाँ पे इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है ए मेथड यूज्ड इन ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, कंपनियों का नहीं करना, अलग अलग डिपार्टमेंट का नहीं करना, अलग अलग ईयर्स का नहीं करना, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरेटिव एनालिसिस जब करना होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो आइटम्स होते हैं उनमें उनके टोटल को, टोटल एसेट को या टोटल लायबिलिटी साइड को 100 मान लिया जाता है, और 100 मान करके अब जो बाकी फिगर्स हैं वो उसके आधार पर निकाली जाती है कि जो सेल है, डेप्रिसिएशन सेल का कितने परसेंट है, वेजेज सेल का कितने परसेंट है, सैलरी सेल का कितने परसेंट है, इंटरेस्ट सेल का कितने परसेंट है, और जो बेस है उसको मान लिया जाता है 100। तो ऐसे केस में जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो कॉमन साइज बनाया जाता है पहले, और इसलिए इसको कॉमन साइज एनालिसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है बैंक ऑफ वेनिस वाज इस्टेब्लिश। तो बैंक ऑफ वेनिस था जो बैंकिंग के सेक्टर में आज के रूप में जो बैंक देते हैं उनमें लगभग शुरुआती जो बैंक था, यूरोप में सबसे पहला बैंक था, पूरे वर्ल्ड में भी, वो 1157 में 1157 में बना था। नेक्स्ट है द वर्ल्ड डाउन साइजिंग वाज कॉइन्ड बाई। अब डाउन साइजिंग जो वर्ड है ये किसने कॉइन किया था, किसने ये टर्म बनाई थी? तो स्टीफन रॉस, ये मॉर्गन स्टैनले के साथ इन्होंने काम किया था। मॉर्गन स्टैनले एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें इन्होंने काम किया था, और उन्होंने इस टर्म को ईजाद किया, डाउन साइजिंग को। इसका मतलब होता है संस्था में जब जरूर से ज्यादा स्टाफ हो जाता है तो उसका साइज कम करना। नेक्स्ट है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज डेबिटेड टू। जब एक कंसाइनर यानी कि सामान भेजने वाला और कंसाइनी के पास, जिसके पास वो सामान भेजता है अपना सामान बिकवाने के लिए, उसके पास जब सामान भेजता है तो वो डेबिट किसको करता है? तो डेबिट करता है कंसाइनमेंट अकाउंट को, और क्रेडिट करता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो ए और सी स्टेटमेंट सही है, इनको समझ लेते हैं। ए है मॉनेटरी पॉलिसी इज वन ऑफ द आरबीआई कंट्रोल्ड एक्सपेंशन। तो सही बात है कि आरबीआई का ये कंट्रोल्ड एक्सपेंशन होता है मॉनेटरी पॉलिसी, इसके माध्यम से मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लाता है, उसमें ये बैंक रेट वगैरह तय करता है, तो कंट्रोल्ड एक्सपेंशन होता है इसकी वजह से। नेक्स्ट जो सी स्टेटमेंट है वो कह रहा है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई हैज बीन रादर वीक। तो इससे पहले बी पढ़ लेते हैं। आरबीआई पोजेसेस एक्सटेंसिव पावर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ओनली क्वांटिटेटिव इन नेचर। तो ये ओनली ये गलत लगा दिए, क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव नेचर से भी ये कंट्रोल करता है, तो इसलिए ये बी रॉन्ग है, इसलिए केवल ए यहाँ तक सही है। और जो सी है ये कहता है इसको देखेंगे इसके संदर्भ में सी और डी दोनों के में, तब इसका सही जवाब आ पाएगा, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, ये जरूरी नहीं है हर हाल में ये हमेशा सही रहे, ये सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, फिर भी हम इनको कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है सी, ये कहता है मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की रादर वीक रही है। रादर वीक का मतलब होता है 100% वीक नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि कुछ वीक रही है।
दूसरा है स्टेटमेंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई हैज बीन वेरी इफेक्टिव। तो वेरी इफेक्टिव ये थोड़ा ज्यादा हो गया। वेरी इफेक्टिव का मतलब हो गया कि बहुत ही अच्छी प्रभावी नीति रही है। तो देखिए इतना बड़ा इकोनॉमी में अब जैसे ये तो तब कहा जा सकता था जब किसी देश की इकोनॉमी बहुत ही जबरदस्त चल रही हो, बूम आ रहा हो, तब तो ये कोई सोच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो रादर वीक इसका सही ऑप्शन होगा, इसलिए ए और सी इसमें सही ऑप्शन है। करेक्ट आंसर थर्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्लोप ऑफ पॉजिटिव सप्लाई कर्व लाइक। अब पॉजिटिव सप्लाई कर्व का स्लोप क्या होगा, कि सप्लाई कर्व का स्लोप कैसे होगा। सप्लाई कर्व बनता है ऐसे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी रहती है सामान की और वाई एक्सिस पे प्राइस रहता है। तो सप्लाई का क्या रूल होता है कि नॉर्मल अगर केस हो तो सप्लाई का रूल ये होता है कि प्राइस कम रहेगा तो सप्लाई लोग कम करेंगे, और अगर प्राइस बढ़ जाए तो कुछ जो नए लोग सामान बनाने आ जाएंगे, उनको लगेगा ज़्यादा इनकम इसी में हो रही है तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में जो इनके पॉइंट्स को मिलाते हुए कर्व हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये सप्लाई कर्व होगा एस एस। अब ये जो सप्लाई कर्व होगा इसका स्लोप बताना है, तो स्लोप कैसा है, अप है, एक तो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इधर से ऊपर जा रहा है। दूसरा है राइट की तरफ जा रहा है, तो राइट की तरफ जा रहा है, इसलिए ये स्लोप्स अप एंड टू द राइट सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, वेयर इज हेडक्वार्टर्स ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट सिचुएटेड। अब बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का जो हेडक्वार्टर्स है वो है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस F3 से शॉर्टकट की। अब टैली जो लोग यूज करते हैं कंप्यूटर पे अकाउंटिंग के केस में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, तो वहां पे कई शॉर्टकट कीज होती हैं जिनसे काम आसानी से और जल्दी हो जाता है। तो उनमें ऑल्ट प्लस F3 जो होता है वो कंपनी क्रिएशन या नई कंपनी खोलने के लिए होता है। नेक्स्ट है द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड और एनी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी इज इक्वल टू। अब बॉन्ड या कोई भी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है, चाहे पब्लिक डिपॉजिट है चाहे डिवेंचर है, तो ऐसे केस में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू इनकी ये होती है कि जो उनसे इनफ्लो मिलेंगे फ्यूचर में, उनके डिस्काउंटेड फ्लोज को अगर जोड़ लिया जाए तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है। तो इसका सही जवाब होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। यानी कि जो एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में कितने कैश फ्लो आ जाएंगे उनको जोड़ते हैं और फिर उनका निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि वो तो फ्यूचर की वैल्यू में हमने लगाया होगा कि 10 साल बाद 10 लाख आ जाएंगे, लेकिन उस 10 लाख की आज वैल्यू क्या है ये निकालना होगा, वही इंट्रिंसिक वैल्यू होगी बॉन्ड की। नेक्स्ट है विच मार्केट बिकम्स नेसेसरी एट द सैचुरेशन स्टेज। सैचुरेशन स्टेज पे कौन सा मार्केट नेसेसरी हो जाता है। आप देखिए मार्केटिंग के केस में जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी स्टेज, जैसे लाइफस्टाइल चलती है, लोगों की लाइफ होती है कि बचपन से फिर वो यंग होते हैं, फिर उसके बाद ओल्ड होते हैं, डेथ होती है, ठीक वैसे ही प्रोडक्ट भी कई स्टेज से गुजरता है। अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग स्टेजेस इसकी बताई हैं। कॉमन स्टेजेस 4 बताई जाती हैं, कहीं पे 5, कहीं पे 6 भी लिखी मिल सकती हैं, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अलग अलग थिंकर्स हैं, वो अलग अलग राय दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सैचुरेशन स्टेज होती क्या है, देखिए सैचुरेशन स्टेज होता है कि जब किसी प्रोडक्ट ने अच्छा खासा मार्केट पकड़ा हुआ है, लेकिन अब ऐसी हालत हो गई है कि ना तो वो बढ़ रहा है ना गिर रहा है। बढ़ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ढेर सारे कॉम्पिटिटर आ गए, और गिर इसलिए नहीं रहा क्योंकि ब्रांड इमेज अभी भी अच्छी बनी हुई है। तो ऐसी इस इमेज को अब कोई संस्था चाहेगी कि यही सस्टेन रहे हमारी, ताकि हमारा अच्छा कवरेज है मार्केट में, हमें अच्छे प्रॉफिट मिलते रहे, ये जो सिचुएशन है हमारी लंबे समय तक बनी रहे और हम मार्केट के डिक्लाइन स्टेज पे ना पहुंचे। तो ऐसे केस में कौन सा मार्केट नेसेसरी हो जाता है, तो संस्था के लिए डिफरेंशिएटेड मार्केट नेसेसरी हो जाता है। देखिए इसके आधार पर मार्केट दो तरह का हो सकता है, मास मार्केट और डिफरेंशिएटेड मार्केट। मास मार्केट होता है जब आम पूरी जनता जो है उनकी नीड एक जैसी हो किसी सामान के बारे में, तो संस्था सबके लिए एक जैसा सामान बनाती है। और डिफरेंशिएटेड मार्केट होती है जब जैसे मान लो हमारे सामान के कुछ ऐसे लॉयल कस्टमर हैं कि वो कंटिन्यूस उनकी एक खास रिक्वायरमेंट जो है वो हम ही पूरी करते हैं, तो वो हमारा डिफरेंशिएटेड मार्केट है। अब हमें अपने डिफरेंशिएटेड मार्केट पर फोकस करना होगा ताकि हमारी सेल लंबे समय तक बनी रहे। तो ये इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड शॉर्ट टर्म क्लेम्स एज वर्किंग बैलेंस अगेंस्ट द मेजर रिजर्व सेंटर्स। तो इस क्वेश्चन में ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये पूछ क्या रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने सेंट्रल बैंक भी दे दिया है, इधर आरबीआई भी दे दिया है। अब इंडिया के संदर्भ में तो आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक भी है, तो किसको सही माना जाए, तो संभवतः ये क्वेश्चन हो सकता है हट जाए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर।
इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है डिपार्टमेंटल स्टोर का। तो डिपार्टमेंटल स्टोर जो होते हैं इंडिया में इनका खास प्रचलन है नहीं, लेकिन इनकी खूबी क्या होती है इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स की कि ये काफ़ी आकर्षित करते हैं लोगों को। सेंट्रलाइज इनकी लोकेशन होती है और इनके यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और सुई से लेकर जहाज तक यहाँ पे सब सामान मिल जाता है, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं इसमें सामान के लिए, इसीलिए इसको डिपार्टमेंटल स्टोर कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो ये इसका एडवांटेज नहीं है। दी स्टोर आर एबल टू ऑफर वेरियस प्रोडक्ट एंड मोर रीजनेबल प्राइसेस देन मोस्ट ऑफ अदर रिटेलर्स। तो बाकी जो रिटेलर्स होते हैं उनसे कम प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे सामान दे देते हैं। तो ये इसका एडवांटेज नहीं है, दरअसल ये एक्चुअल नहीं है, ये नहीं दे पाते हैं क्योंकि इनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफ़ी हाई रहती है, तो औरों से सबसे कम इसकी प्राइस जो है वो नहीं रह पाती है। ये दरअसल उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जिनकी इनकम काफ़ी अच्छी होती है, वही इनमें जाते हैं और यही कारण है कि इंडिया में इनका ज़्यादा प्रचलन है नहीं, क्योंकि इंडिया में उतने रिच लोग हैं नहीं इन कंपैरिजन। नेक्स्ट है while recruiting a test is conducted to find out whether a candidate is interested in the job for which he is a candidate। मतलब ये बात हो रही रिक्रूटमेंट में एक ऐसे टेस्ट की जो टेस्ट इसलिए किया जाता है कि ये पता चल जाए कि कैंडिडेट का इंटरेस्ट जॉब में है या नहीं है, जिस जॉब के लिए वो कैंडिडेट आया है। एंड फाइंड आउट विच एरिया ऑफ द जॉब रेंज द कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड। और अगर जॉब में इंटरेस्टेड है तो जॉब के भी किस एरिया में इंटरेस्टेड है। विच टेस्ट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, कौन से टेस्ट के बारे में बात हो रही है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये जो टेस्ट होता है इसको बोलते हैं इंटरेस्ट टेस्ट। हालांकि अलग अलग ऑथर्स इसका जो क्योंकि ये सब सब्जेक्टिव डिस्कशन है तो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है इसको बाकी जो टेस्ट है ये मेल नहीं खाता है। ये इंटरेस्ट टेस्ट कहलाता है जिसमें हमें लोगों के इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है। बाकी टेस्ट जो है कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव मतलब ज्ञानात्मक, इसमें हम लोगों की सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता है उसको जज करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में एक पर्सन का क्या एप्टीट्यूड है ये देखा जाता है। एप्टीट्यूड एक पर्सन की वो एबिलिटी होती है जिससे वो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर काम को जल्दी सीख सकता है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। सिचुएशनल टेस्ट इसलिए होता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई व्यक्ति किस तरह से बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा, तो उसको रियल सिचुएशन दी जाती है और उनको सोल्व करने के लिए कहा जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में एक पर्सन की पर्सनैलिटी को देखा जाता है। अब पर्सनैलिटी होती क्या है, पर्सनैलिटी किसी पर्सन की वो पूरी फीचर होती है जो किसी दूसरे पर्सन को दिखाई देती है। जैसा मैं किसी अन्य पर्सन के बारे में जो मैं सोच पा रहा हूँ कि वो क्या है, वो कैसे चलता है, कैसे बात करता है, उसकी क्या खूबियाँ, ये सब उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट लोगों की पर्सनैलिटी को जानने के लिए किए जाते हैं ताकि संस्था में जिस पर्सन को नियुक्त किया जा रहा है उसके बारे में पहले ही हमें ज्ञात हो सके कि वो आने वाले समय में संस्था के लिए फायदेमंद हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसकी पर्सनैलिटी से ही हम जान सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब कैश फ्लो के स्टेटमेंट तीन तरह की एक्टिविटी होती हैं, एक होती है ऑपरेटिंग, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग और तीसरी होती है फाइनेंसिंग। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होती हैं ये मेन एक्टिविटी होती हैं किसी बिजनेस की, जो उसकी रूटीन एक्टिविटी होती हैं। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है उस बिजनेस की एक तो फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट के साथ अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो। अब फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का खरीदना बेचना, इन पे कोई इनकम आ गई तो उसको प्राप्त करना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है फाइनेंस अरेंज करने के लिए, शेयर लेना, शेयर पे खर्च करना या शेयर्स पे डिविडेंड देना, डिबेंचर इशू करना, इशू कराने में खर्च करना, किसी अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह दिया या प्रोस्पेक्टस छपवाया, वो सारे खर्चे। और इसके अलावा इस पे जो लोन हो जाएगा उस पर कोई इंटरेस्ट देना, ये फाइनेंसिंग की सारी चीज़ें हो जाती हैं। डिविडेंड देना ये फाइनेंसिंग का हो जाएगा, इंटरेस्ट देना ये फाइनेंसिंग हो जाएगा। मतलब लोन लेने के लिए जो भी अरेंजमेंट किया और उसमें जो कॉस्ट हो रही है वो सब फाइनेंसिंग होता है। तो तीन तरह की एक्टिविटी हो गई। अब इसमें ये कहा है, उन्होंने कहा था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, तो ये एग्जांपल दिया है उन्होंने, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन कैशेस को सही माना है, तो ये गलत है। रॉ मटेरियल कैश में परचेज करना ये ऑपरेशंस की एक्टिविटी है, मेजर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। तो ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन में भी ये यूज ऑफ कैश आएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश आएगा। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ये फाइनेंसिंग का आएगा, आउटफ्लो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, एक नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज के द्वारा अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो होगा।
तो ये 3 इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर, ये फाइनेंशियल है एक्टिविटी है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियो में भी बाकी क्वेश्चंस जो है उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।